हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स का M45 पढ़ने वाले हैं। मतलब जो हमारी M सीरीज़ पढ़ रही थी उसका 45वां भाग पढ़ेंगे। और आज जो हम पढ़ेंगे वो जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं। जीव विज्ञान पेपर 3 का यूनिट 3 है और जो आपका बायो है, तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न हम आपको बताएंगे। और आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके पूछते हो कि नोट्स का रिव्यू दे दीजिए, तो जो ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिनसे भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यही मेरे नोट्स हैं और उन्हीं में से ही पेज लेके मैं आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने डायग्राम का यूज़ किया है, किस तरीके से फ्लो चार्ट का यूज़ किया है। मतलब आपको रेडीमेड मटेरियल मिल रहा है, बस आपको एग्ज़ाम में लिखना है। इसके साथ ही मैं आपको नोट्स के साथ कुछ ग्रुप भी प्रोवाइड करती हूँ। 25 ग्रुप आपको मेंस के नोट्स के साथ मिलते हैं, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज रहते हैं। हमारा नोट्स से देकर आप पैसे लेकर आप हमारा और आपका जो कनेक्शन है वो नहीं ख़त्म होता है। हम एंड तक, जब तक आपका एग्ज़ाम होता है, मेंस का एग्ज़ाम होता है, तब तक आपको रिवीजन कराते हैं। ग्रुप में डेली आपको क्वेश्चन आंसर सेंड किए जाते हैं ताकि आप अपडेट होते रहें। और इन जो मेंस के नोट्स हैं उनके अलावा भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करती रहती हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे, मैं उसकी जानकारी आपको दे दूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, रंध्र की संरचना समझाकर उसके खुलने व बंद होने की क्रियाविधि बताइए। ये हमको बताना है। सबसे पहले हम रंध्र क्या होता है उसके बारे में लिख देंगे, फिर उसके खुलने व बंद होने की क्रिया का हम ये इस प्रकार से चित्र बना देंगे। देखिए कितना फिनिशिंग वाला चित्र बनाया है। इसी प्रकार के चित्र आपको बनाना है एग्ज़ाम में, ताकि एग्जामिनर जो भी आपका कॉपी चेक करें वो एकदम से आपको डायग्राम देख के ही आपको नंबर दे दे और उनको समझ में आ जाए कि हाँ, इसको डायग्राम के थ्रू भी पता है और इसको ये एकदम, देखिए आपको ये बंद दिख रहा है और ये रंध्र खुला दिख रहा है, तो एकदम ऐसे खुला दिखना चाहिए। और फिर इसकी क्रियाविधि हमने लिख ली। सबसे पहले हम रंध्र का इंट्रो देते हैं कि मुख्यतः पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। जो पत्ती होती है, जैसे ये कोई पत्ती है और ये इसकी ये बाह्य त्वचा पे छोटे छोटे आपने देखा होगा, एक कोई हरे कलर की पत्ती होती है, आपको वहाँ पे छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। तो वो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वही रंध्र कहलाते हैं। प्रत्येक रंध्र में 2 अर्धचंद्राकार द्वार कोशिकाएं होती हैं। पत्तियों की बाह्य सतह पर रंध्र पाए जाते हैं और रंध्र में 2 अर्धचंद्राकार द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए आपको दिखेंगी ये द्वार कोश, ये अर्धचंद्र आकार की हैं और ये द्वार कोशिकाएं हैं। तो प्रत्येक रंध्र में 2 अर्धचंद्राकार द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। रंध्र के नीचे अधोरंध्रीय गुहा होती है। रंध्र के नीचे क्या होती है? अधोरंध्रीय गुहा होती है, रंध्र के जो नीचे होती है, जिसका संबंध अंतरकोशिकीय अवकाश से होता है, जहाँ पर अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। इनमें हरित लवक भी पाया जाता है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो वो रंध्र में ही पाया जाता है। इस प्रकार आपने रंध्र का एक इंट्रो लिख दिया। अब हमको रंध्र की संरचना चित्र से समझाना है। तो ये रंध्र की संरचना है। ये जो छोटे छोटे डॉट में पाए जाते हैं ये हरित लवक रहते हैं। बीच का जो होता है ये रंध्र छिद्र होता है। ये बंद का है, तो ये बंद छिद्र है और ये खुला छिद्र है। इसके अलावा ये जो कोशिकाएं होती है, ये जो इस हिस्सा होता है, ये द्वार कोशिका होता है। ये क्या होता है? द्वार कोशिका होता है। इस प्रकार आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं। अब हम इसकी क्रियाविधि बताते हैं कि अंधेरे या रात्रि के समय, रात में क्या होता है, कोशिकाओं में मंड अधिक हो जाता है। कोशिका में जो स्टार्च मंड होता है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है। लेकिन प्रकाश के समय क्या होता है कि ये मंड फास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में विलयशील शर्करा में बदल जाता है। तो रात का में जो मंड है वो मंड के रूप में ही एकत्रित हो जाता है और अधिक होता है। और दिन के समय क्या होता है, वो फास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में विलयशील शर्करा में बदल जाता है। दिन के समय मंड विलयशील शर्करा में बदल जाने के कारण कोशिकाओं के कोशिका रस का परासरण दाब बढ़ जाता है। अब दिन में जब कोई भी चीज़ गाढ़ी है तो वो फैली नहीं रहेगी, बड़ी नहीं लगेगी, और जब भी वो लिक्विड अवस्था में आएगी तो वो फैल जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जब शर्करा में बदल जाएगा विलयशील, तो कोशिका रस का परासरण दाब बढ़ जाता है। क्या होता है? कोशिका जो रस होता है उसका परासरण दाब बढ़ जाता है और ये पर्ण मध्योदक कोशिकाओं से जल अवशोषित कर स्फीति हो जाती है। अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तथा शर्करा अघुलनशील मंड में बदल जाती है। इसके कारण द्वार कोशिकाओं का परासरण दाब कम होता है और पानी बाहर निकल आता है, जिससे रंध्र बंद हो जाता है। यही कारण है कि रात में बंद हो जाता है और दिन में खुल जाता है। यही इसके रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं।
ये रंध्र खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को हम 5 पेज में भी डिफाइन कर सकते हैं, 3 में भी डिफाइन कर सकते हैं, 2 में भी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और ये प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नंबर में प्रश्न आया है और आपको किस प्रकार से लिखना है। तो इस प्रकार से हम ये अपना आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको प्रश्नोत्तर लिखना है और जो मेरे नोट्स हैं वो इसी प्रकार के हैंड रिटन नोट्स हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदु स्नाप से आप क्या समझते हैं। बिंदु स्नाप क्या होता है कि पत्तियों के किनारों या सिरों से जल का छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में स्नाप। पत्तियों, ये पत्ती है और पत्ती के जो किनारे होते हैं, ये जो किनारे हैं पत्तियों के, यहाँ पे जल क्या है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में रिसता रहता है। ये जो स्नाप है यही क्या कहलाता है, बिंदु स्नाप कहलाता है। बिंदु स्नाप से जो जल निकलता है वो बिल्कुल प्योर नहीं होता। जल क्या होता है, बिल्कुल प्योर या शुद्ध नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ व अकार्बनिक लवण घुले रहते हैं। बिंदु स्नाप से जो निकलने वाला जल होता है वो शुद्ध नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ लवण घुले रहते हैं। प्रत्येक जलरंध्र के शीर्ष पर एक छिद्र कह होता है। जो जलरंध्र होता है उसके शीर्ष पर एक छिद्र होता है जो जल छिद्र कहलाता है। बिंदु स्नाप या तो आपको 3 नंबर में आएगा या 5 नंबर में आएगा। अगला क्वेश्चन है पादपों में आंतरिक परिवहन क्या होता है, समझाइए। मतलब पादपों में अंदर ही अंदर जो परिवहन होता है जल का, भोज्य पदार्थों का, वो क्या होता है। तो जड़ के मूल रोमों द्वारा, जड़ में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल, मतलब जड़ कहाँ होती है, जड़ क्या कहाँ पे होती है, जड़ पानी में होती है और जड़ यहाँ से ही पानी को जड़ क्या करती है, जल को अवशोषित कर लेती है और जल में और उसमें घुले जो लवण होते हैं वो ऊपर तक पहुँच जाते हैं तथा इसके बाद ऊपर तक पहुँचे फिर पत्तियाँ बनाती हैं खाद्य पदार्थ। और ये खाद्य पदार्थ पत्तियों द्वारा पूरे पेड़ पौधे को कैसे मिलेगा, जाइलम व फ्लोएम कैसे पूरे पादप में ये पानी और ये खाद्य पदार्थ पहुंचाएंगे, ये सभी प्रक्रिया आंतरिक परिवहन कहलाती है। इसके द्वारा हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले होगा मूल रोमों द्वारा। मूल रोम मतलब जड़, तो भूमि में से जल का अवशोषण मूल रोमों द्वारा। मूल रोम का मतलब होता है बाल, जड़ के जो बाल होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जड़ ये पानी में डला रहता है, ये बालों टाइप रहता है। तो जल का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। प्रत्येक मूल रोम के मध्य में एक बड़ी धानी होती है जिसके कोशिका रस में खनिज लवण, शर्कराएं और कार्बनिक अम्ल घुले रहते हैं। मूल रोम के मध्य में क्या होता है, एक बड़ी धानी बनी होती है, इसमें ही कोशिका रस में खनिज लवण, शर्करा और कार्बनिक अम्ल घुले रहते हैं। जल कोशिका द्रव्य के उच्च परासरण के कारण अर्धपारगम्य प्लाज्मा झिल्ली से मूल रोम में प्रवेश कर जाता है, जिससे कि जल का परिवहन होता है। अब है जड़ में पानी का संवहन। अब जड़ में पानी का संवहन कैसे होगा, जैसे जैसे मूल रोम में प्रवेश करता है, मतलब जैसे जैसे जो बाल होते हैं जड़ के, रोम मतलब बाल, अब जैसे जैसे ये जड़ है यहाँ से पानी पहुँचा और ये मूल जड़ में पहुँच गया, इसका स्फीति दाब बढ़ जाता है, मतलब जड़ का स्फीति दाब बढ़ जाता है और यह जो दाब है वो जल की कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में पहुँचता है। जल की जो कोशिकाएँ होती हैं जहाँ पे पेड़ है उसकी कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं हैं वहाँ पे पहुँचता है। जल के एकत्र होने से कॉर्टेक्स कोशिका पूर्णतः स्फीतित हो जाती हैं। यह दाब जल को कहाँ पहुँचाता है, कॉर्टेक्स की कोशिका में पहुँचाता है और यहाँ पे जल एकत्रित होने से कॉर्टेक्स की कोशिकाएं पूरी तरह स्फीतित हो जाती हैं। जल क्या है, जाइलम वेसल्स में पहुंचने पर कॉर्टेक्स कोशिका पिचक जाती हैं। जैसे ही जल जाइलम वेसल्स में पहुंचता है तो कॉर्टेक्स कोशिका से निकल गया और कहाँ पहुंच गया, जाइलम वेसल्स में पहुंच गया। तो कॉर्टेक्स कोशिका से निकल कर गया है, जाइलम वेसल्स में गया है, तो जाइलम वेसल फूलेगा और कॉर्टेक्स कोशिका क्या होगी, पिचकेगी। जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ खाली होगी तो पिचक जाएगी। ये कोशिकाएं जो हैं जाइलम वेसल जल प्राप्त करके पुनः स्फीतित हो जाती हैं और जल को जाइलम वेसल्स में ढकेल देती हैं। मूल दाब के कारण ही यह ऊपर चढ़ता है। मेन कारण क्या होता है जल का ऊपर चढ़ने का, मूल दाब होता है और मूल दाब के कारण ही यह ऊपर चलती हैं। अगला क्वेश्चन है जल अवशोषण की क्रियाविधि। तो क्रेमर के अनुसार जल का अवशोषण 2 प्रकार से होता है। पहला होता है निष्क्रिय और दूसरा होता है सक्रिय। निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि लगभग 96 से 98% पौधों में यही होती। देखो मैंने ये क्या है कि बहुत घना लिखा है एक पेज, इसको आप निष्क्रिय जल अवशोषण क्रियाविधि करीब आपके पेपर के ये आधे से ज़्यादा पेज में आएगी और ऐसे ही सक्रिय पोषण विधि आएगी। तो 96 से 98% पौधों में यह होता है। पौधों के वायवीय अंग मतलब जैसे कि मुख्यतः
पौधों के वायवीय अंग मुख्यतः पत्तियों से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल हानि से पत्तियों की सिराओं में जल की कमी हो जाती है, जिसके कारण एक तनाव होता है। पौधों के वायवीय अंग मतलब बाष्पोत्सर्जन से बाष्प उत्सर्जन हो रहा है, जल की हानि हो रही है, जिसके कारण क्या होता है, सिराओं में जल की कमी हो जाती है और उसके कारण एक तनाव होता है। यह ऋणात्मक तनाव तने के जल स्तंभ से मूलों तक पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? तने के जल स्तंभ से मूलों तक पहुंचता है, जिससे मूल रोमों द्वारा मृदा से जल स्वतः ही मूल में खिंच जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पूरा का पूरा परिवहन होता है। सक्रिय जल अवशोषण क्या होती है? इसकी जड़ में प्रमुख भूमिका होती है। उस समय जब बाष्पोषण बहुत कम होता है या नहीं हो रहा होता है, तब यह क्रियाविधि होती है। इस अवशोषण के लिए मूलों के जाइलम में उपस्थित जल स्तंभ में धनात्मक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? धनात्मक बल उत्पन्न होता है, जो कि मूल लाभ कहलाता है। सक्रिय जल अवशोषण के लिए एटीपी व ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस विधि में जल की अवशोषित मात्रा कुल मात्रा की 2.4% होती है। इस प्रकार हम जल अवशोषण की क्रियाविधि लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमें मेरा नोट्स, आप देख सकते हैं। ये जो नोट्स का रिव्यू बताया है, ये मेंस का बताया है। इस प्रकार से ये प्री का नोट्स है। किसी के पास गए हुए थे मेरे नोट्स, उन्होंने ये पिक्चर भेजा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से प्री की 12 जो फाइल है वो आपके पास मिलेंगी, पहुँचेंगी। ये पूरा का पूरा यूनिट वाइज है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार ये पूरा मेंस का पैकेज है। मेंस की इस प्रकार की बुकलेट आपको पहुँचेगी। मेंस की टोटल जो बुकलेट हैं वो 40 बुकलेट आपको पहुँचेंगी, जिसमें 28 बुकलेट आपकी मेंस की रहेंगी, प्लस 12 बुकलेट आपकी 3 मार्कर की रहेंगी, दोनों ही मेंस की रहेंगी। जो 28 बुकलेट है उसमें आपका 5 नंबर और 11 नंबर का रहेगा, और 12 जो बुकलेट है उसमें आपका 3 नंबर का रहेगा। तो उनके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी मिलेंगे। तो अगर आप ये मंगाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऊपर बहुत जगह नंबर दिया गया है, साथ में आप मैं ये लिख भी देती हूँ, 62 60 190 944 6260 190 944। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और दिन के समय आप मुझे यहाँ पे फ़ोन भी कर सकते हैं अगर रिसीव हो जाता है, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ मेरी आपसे बात हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप प्री का बुकलेट भी लेना चाहते हो, प्री प्लस मेंस लेते हैं और सोल्ड पेपर लेते हैं, तो आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।